नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से एजो जंक्शन फैमिली के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कि जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज हम कुछ ऐसे टॉपिक का चुनाव किए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो भी, और एग्ज़ाम्स की तैयारी ना कर रहे हो तो भी, नॉलेज के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे। दोस्तों जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे, फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, फ्रायड्स साइको एनालिटिक थ्योरी। दोस्तों आपको इस टॉपिक को ज़रा सा पेशेंस रखकर समझना होगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा होगा और लेकिन आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। दोस्तों ये फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड, ये जो नाम है, ये नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा है। सिगमंड फ्रॉइड, अ वेरी बिग नेम। आइए दोस्तों हम जानते हैं सिगमंड फ्रॉइड के बारे में। तो सिगमंड फ्रॉइड जो है वो ऑस्ट्रिया के एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए सिद्धांत दिया था। ये सिगमंड फ्रॉइड व्यक्ति के व्यक्तित्व के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। इस मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के मदद से आज जो मनोविज्ञान के डॉक्टर होते हैं वो अपने चिकित्सक का इलाज भली भांति कर पाते हैं। फ्रॉइड को मनोविज्ञान के केंद्रीय स्थान दिया गया, क्योंकि इन्हें ही मनोविज्ञान के सिद्धांतों का विकास करने के लिए एवं उच्च स्थान दिलाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया था। तो आप समझ सकते हैं कि मनोविज्ञान में सिगमंड फ्रॉइड के विचार एवं सिद्धांत कितने महत्वपूर्ण रहे होंगे। चलिए दोस्तों, ये हम पहचानते हैं, ये हैं महोदय सिगमंड फ्रॉइड। एक्चुअली दोस्तों मैं सिगमंड फ्रॉइड से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। मैं इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। एक्चुअली मैं मानता हूँ कि आज जो आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हो, आप आज जो ज्ञान हासिल करने जा रहे हो, ये बहुत ही जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है। दोस्तों ये है सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ने कई सारी किताबें भी लिखी, जैसे कि द इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम। ये किताब 1899 में पब्लिश की गई थी। द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ये किताब 1901। आगे इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिसिस, द ईगो एंड इड। ये जो दो टर्म है, ईगो इड, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। हम समझेंगे इन सारी चीज़ों को बहुत ही आसान भाषा में। आप बस पेशेंस बनाए रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का चुनाव किए हैं आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स, बियॉन्ड द प्लीजर प्रिंसिपल। ये किताबें बहुत ही अच्छी किताबें हैं दोस्तों। ये कुछ सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा लिखे गए किताबें। दोस्तों इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया, लोग इसे शुरुआती दौर में पागल समझते थे, लोग इन्हें पागल घोषित कर रखे थे। लेकिन आप समझिए, लोगों में समझने की इतनी क्षमताएं नहीं थी उस वक्त, इतनी कमी थी, इतनी ताकत में कमी थी कि इनके सिद्धांत को उस समय नकारता गया। लेकिन समय बीतता गया और इनका सिद्धांत बहुत ही कारगर रूप लेता चला गया और लोग धीरे धीरे समझने लगे। साइको एनालिटिक, फ्रॉइड ने व्यक्तित्व के जिस सिद्धांत को प्रतिपादित किया वह व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहलाता है। इन्होंने बताया कि लोगों का व्यक्तित्व किस प्रकार से विकसित होता है। मनोविश्लेषण मुख्यतः मानव के मानसिक क्रियाओं और व्यवहारों के अध्ययन से संबंधित है, किंतु इसे समाज में भी लागू किया जा सकता है। ये मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस, व्हाट इज साइको एनालिसिस? ये साइको एनालिसिस अभी चिकित्सा का भी बेस है।
इसी के आधार पर कई सारे साइकियाट्रिस्ट अपने पेशेंट का इलाज करते हैं। इस सारी चीज़ों को हम समझेंगे धीरे धीरे दोस्तों, आप पेशेंस रखोगे। ये जो हमारे सिगमंड फ्रॉइड थे, ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे जो 1856 में बॉर्न हुए थे और 1939 में इनकी मृत्यु हो जाती। ही वॉज एन ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट and the founder of psychoanalysis, a clinical method for treating psychopathology through dialogue between a patient and psychoanalyst। दोस्तों, एक डॉक्टर जो साइकोएनालिस्ट होते हैं और पेशेंट, इन दोनों के बीच साइकोएनालिसिस के आधार पर ट्रीटमेंट किया जाता है। अब समझिए, ये साइकोएनालिसिस के पितामह कहे जाते हैं सिगमंड फ्रॉइड। आप इतने बड़े लोग के बारे में आज जानेंगे। सिगमंड फ्रॉइड के जो मुख्य विचार थे, इनके जो मुख्य आइडिया थे, इनका मानना था, इनका कहना था कि लोगों का जो मन है वो 3 भाग में बटा हुआ है। एक चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, जो कि मात्र 10% होता है। बाकी अर्धचेतन मन और अचेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड, ये 90% भाग होता है मन का। ये मन को 3 भागों में बांटा है। देखिए दोस्तों, ये जो आप जान रहे हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन। शुरुआती दौर में तो लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन आज हम समझेंगे इन सारी चीज़ों को। चेतन मन, चेतन मन दोस्तों, यह मन वर्तमान से संबंधित है। चेतन मन अगर हम बोले दोस्तों कॉन्शियस माइंड, तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम पहली बार किसी काम को कर रहे होते हैं तो हमारा मन बहुत ही कॉन्शियस होता है। कहने का मतलब, अगर हम जब बाइक चला रहे होते हैं तो हम पहली बार जो बाइक चलाते हैं तो हमारे मन में ढेर सारे डर रहते हैं कि कहीं हम गिर ना जाए, चोट ना लग जाए। हम जब पहली बार सीढ़ी पर से उतर रहे होते हैं तो हमारे मन में डर बना हुआ रहता है कि हम कहीं सीढ़ी पर से गिर ना जाए। हम वेरी कॉन्शियसली वर्क करते हैं, है ना। लेकिन अचेतन जो मन होता है, अचेतन मन बड़ा एक्सपर्ट की तरह काम करता है। सब कॉन्शियस माइंड, कभी कभी आप देखते होंगे कि हम अंधेरा में अपने घर के सीढ़ियों पर से उतर जाते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि हम अंधेरा में हम अपने आसपास रखी वस्तुओं की तलाश कर लेते हैं। वहाँ पर हमारा अचेतन मन काम कर रहा होता है। तो ये था चेतन मन और अचेतन मन। अब सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार दोस्तों, चेतन मन, यह मन वर्तमान से संबंधित है। वर्तमान में जितनी भी घटनाएं घटित होती है वो चेतन मन से संबंधित है, वो चेतन मन के अंतर्गत होता है। अर्धचेतन मन में ऐसी चीजें जो याद होते भी याद ना आए, हम लोग कहते हैं ना कि मेमोरी जो है अभी लॉस है। कहने का मतलब अभी हमारी बातें पेट में ही है, दिमाग में नहीं आ रही। दैट इज़, यानी जो याद होते भी याद ना आए, पर जब मन पर जोर दिया जाए तो ऐसी चीज़ें याद आ जाती है। तो वहाँ पे हमारा अर्धचेतन मन काम कर रहा होता है। और अचेतन मन, जो मन चेतना में होता ही नहीं है ना, ऐसे मन में कोई खास दुख, दंभित इच्छा जो कभी पूरा ना हो पाया हो, दब कर रह गया हो, ऐसे उदाहरणों में सेक्स को भी शामिल किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें अचेतन मन का पार्ट है। अभी आपने दोस्तों चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन के बारे में समझा, जिसमें हमने समझा कि अचेतन मन 90% हिस्सा होता है मन का और चेतन मन 10% और अर्धचेतन मन 0 point something।
चलिए दोस्तों, अब मन के आधार पर फ्राइड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। मन के आधार पर फ्राइड क्या किया है, व्यक्तित्व को 3 भाग में बांटा है और इस तीनों का नाम है ईड। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर देयर। ईड, हिंदी में कहते हैं इसे हम इदम, ईगो, अहम और सुपर ईगो। इस तरह से फ्राइड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, जिसमें हम इदम यानी इड, ईगो यानी अहम और सुपर ईगो यानी पराहम को जानते हैं। मनुष्य निर्माण के 3 तत्व इड, ईगो और सुपर ईगो, और मनुष्य के मस्तिष्क के 3 पहलू कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सेमी कॉन्शियस। चेतन मन के बारे में इससे पहले हमने फिर समझा था दोस्तों, फिर भी और समझने का और इसे डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। फ्रायड इस अवस्था को, चेतन वाली अवस्था को ऐसा अवस्था मानते हैं जिसमें व्यक्ति सजग होकर बिना किसी विचार के, द्वंद्व के, सही निर्णय एवं अस्पष्ट निर्णय के साथ किसी कार्य को करे तो वह व्यक्ति के चेतन मन कहलाता है। यह बालक को स्पष्ट रूप से संकेत देने का कार्य करता है और उसे शुद्ध एवं स्पष्ट निर्णय लेने के लिए मनुष्य की सहायता करता है। चेतन मन मस्तिष्क की जागृत अवस्था है जो 10% होती है। कहने का मतलब दोस्तों, जब कोई चीज़ हमारे पास कोई समस्या हो या हमें कोई चीज़ करना हो तो बिना सोचे समझे हम जिस काम को अंजाम देते हैं वो हम अपने कॉन्शियसनेस, चेतना से करते हैं, चेतना से जवाब देते हैं। वही है दोस्तों जिसमें व्यक्ति सजग होकर बिना किसी विचार, बिना किसी द्वंद्व के, यानी बिना किसी बेईमानी के, बिना किसी धोखाधड़ी के जो स्पष्ट एवं सही निर्णय हो वैसे निर्णय को चेतन मन में लेते हैं। अचेतन क्या है दोस्तों? अनकॉन्शियसनेस। सिगमंड फ्रॉइड व्यक्ति के अचेतन मन को बहुत महत्व देते थे। फ्रॉइड के अनुसार व्यक्ति के मन या मस्तिष्क के बहुत बड़े भाग के रूप में उसका अचेतन मन है 90%, जिसमें उसकी काम भावना निवास करती है। फ्रॉइड के अनुसार व्यक्ति को शारीरिक तृप्ति द्वारा सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। फ्रॉइड कहते हैं दोस्तों कि व्यक्ति को शारीरिक तृप्ति के द्वारा सुख की अनुभूति होती है, इसीलिए इस सिद्धांत को सुखवादी सिद्धांत, हेडोनिस्टिक प्रिंसिपल भी कहा जाता है। फ्रॉइड के अनुसार दोस्तों, फ्रॉइड कहते हैं कि अचेतन मन मस्तिष्क की वह अवस्था है जिसमें दुख, बहुत गंभीर दर्द, छिपी हुई इच्छाएं, इसमें सेक्स शामिल है, कटु अनुभव जो लोग को बहुत ज़्यादा छिन्न किया हो, ये सारी चीज़ें अचेतन मन में समाहित होती है। फ्रॉइड के अनुसार व्यक्ति के अचेतन मन समस्त कुविचारों का भंडार है। जितने भी हमारे मन में कुविचार फलते हैं ये सारे हमारे अचेतन मन में फलते हैं। कभी कभी दोस्तों आपने देखा होगा कि हम सपना देखते हैं लेकिन सपना में कई सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें आती है जो पहले कभी घटित हुआ हो लेकिन हमें ध्यान नहीं होती है। खास करके सपना में हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो काफ़ी हमारी दबी हुई इच्छाएं रहती है, जो हम कभी सोचे थे लेकिन वो संभव नहीं हो पाता। लगभग ऐसी चीज़ें होती है हमारे सपना में। देखिए ये फ्रॉइड ने बहुत, हमें तो समझ नहीं आता इनका दिमाग कितना ज़्यादा तेज़ रहा होगा जो इन सारे यानी सपना को समझ पाना, ये सारे मस्तिष्क, मन है ना,
तीन तरह के मन, एक कॉन्शियस, एक अनकॉन्शियस और एक सब कॉन्शियस। तो ये फ्राइड का तो देन है, बहुत बड़ा देन है। आखिर अगर आप इसे सही से समझते हैं दोस्तों तो आपको बहुत ज्ञान होगा इससे। तो फ्राइड व्यक्ति के अचेतन मन को केंद्र के रूप में स्वीकार करते हुए बहुत महत्व देते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं अर्ध चेतन यानी सेमी कॉन्शियस पे। सेमी कॉन्शियस माइंड क्या है दोस्तों? तो सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार व्यक्ति अर्ध सक्रिय होकर जो कुछ भी सोचता है या विचार करता है वह सभी उसके अर्ध चेतन मन का भाग है। अर्थात व्यक्ति के विचार में अस्पष्टता या किसी कार्य को लेकर दो विचारों के उत्पन्न होने का कारण अर्ध चेतन ही मन तो है। जब आप किसी कार्य को लेकर अस्पष्ट होते हो, आप पूरी तरह से कंफर्म नहीं होते हो, दुविधा में होते हो, अर्ध चेतन मन का देन है। क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास एक उदाहरण दे दिया जाए, एक तरफ चलिए दोस्तों चेतन मन, अचेतन मन और अर्ध चेतन मन, इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि किसी के माताजी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके पास पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए। तो इस स्थिति में जो उसका चेतन मन होगा, चेतन मन कहेगा कि नहीं बेटा, अपनी माता का इलाज पूरी ईमानदारी से कराओ, कहीं किसी से चोरी डकैती कुछ नहीं करना है। लेकिन वही अचेतन मन क्या है? तो फ्राइड कहते हैं कि अचेतन मन समस्त कुविचारों का भंडार है। यानी अचेतन मन सलाह देगा कि बेटा तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो क्या करो, कहीं से चोरी कर लो, डकैती कर लो, लेकिन अपने माँ बाप का इलाज कराओ। लेकिन वहीं जो हमारा अर्ध चेतन मन है, सेमी कॉन्शियस माइंड, ये हमें गलत कदम उठाने से रोकेगा। यानी ये कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के बीच में आ जाता है सेमी कॉन्शियस माइंड। ये आपको दुविधा में डालेगा, ये आपको आपके विचार को लेकर अस्पष्ट करेगा, है ना। तो ये अर्धचेतन मन का काम होता है। अर्धचेतन मन के अंतर्गत आपके विचारों में द्वंद्वता आ जाती है कि हाँ ये करें ना करें, हाँ करें ना करें। लेकिन आपका जो चेतन मन होगा वो सीधा जवाब देगा कि बेटा जो ईमानदारी से जो काम होता है उसे ही करो। चलिए, अर्धचेतन मन शून्य अवस्था में होता है। इसमें हम याद की गई बातों को भूल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा जब जोर डालते हैं तो याद आ जाता है। दोस्तों, सिगमंड फ्रॉइड ने आगे गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल भी दिया था। ये गत्यात्मक या फिर इसे संरचनात्मक मॉडल ये है क्या? फ्रॉइड के अनुसार मूल प्रवृत्तियों से उत्पन्न मानसिक संघर्षों का समाधान जिस साधनों के द्वारा होता है वे सभी गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल के अंतर्गत आते हैं, जिसके 3 साधन हैं। ये 3 साधन सिगमंड फ्रॉइड ने इन 3 चेतन, अचेतन और अर्धचेतन के आधार पर व्यक्तित्व निर्माण के 3 तत्वों का निर्माण किया है, जो कुछ इस प्रकार है। जैसे ईड, ये व्यक्ति में जन्मजात होता है। ये व्यक्ति में जन्मजात होता है, ये जो तत्व है। यानी सिगमंड फ्रॉइड चेतन, अचेतन और अर्धचेतन के आधार पर जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है, 3 तरह के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसी के बारे में बताए हैं। ईड अचेतन मन से जुड़ा हुआ होता है, जिसका अर्थ होता है ये अपनी दबी हुई इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। मतलब ये जो ईड
जो पर्सनालिटी है ये क्या चाहता है, अपनी दबी हुई इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, जिसमें काम प्रवृत्ति सबसे बड़ा सुख है। ये काम की जो प्रवृत्ति है लोगों में बहुत ही दबी हुई होती है। तो ईट जो पर्सनालिटी है दबी हुई इच्छाओं को पूर्ति करना चाहता है, जिसे हम इदम कहते हैं। इदम की जो प्रवृत्ति होती है ये एनिमलिस्टिक होती है, यानी पशु प्रवृत्ति होती है इसकी। फ्राइड के ईद से आशय अचेतन मन के सभी अधरों से है, अर्थात फ्राइड की जो सेक्सुअल बिहेवियर थ्योरी है इनसे संबंधित सभी विचार ईड के अंतर्गत ही आते हैं। इनके अनुसार इसका निर्माण बालक के जन्म से ही हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये पर्सनालिटी जो है ईड, ये अचेतन मन के अंतर्गत बचपन से ही जन्म लेने के साथ ही शुरू हो जाता है। जब शिशु माँ का स्तनपान करता है यह अपने अंगूठे को चूसता है। यह सभी काम भावना को जागृत करने या दर्शाने की क्रिया होती है। यानी दोस्तों, सिगमंड फ्रॉइड का कहना है कि जो व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ ही यानी जन्म के साथ ही उसमें सेक्सुअल जो बिहेवियर है वो आ जाता है। सिगमंड फ्रॉइड के इन्हीं विचारों की आलोचना सबसे अधिक होती है। आलोचक कहते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड अपने स्वयं के विचार को प्रकट करता है, लेकिन सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि जब शिशु माँ का स्तनपान करता है जन्म के पश्चात और अंगूठे को चूसता है तो उसे स्तनपान करने में मज़ा आता है, अंगूठे को चूसने में मज़ा आता है। तो इस तरह से फ्रॉइड कहते हैं कि जन्म के साथ ही लोगों में सेक्सुअल बिहेवियर आ जाता है। दूसरा तत्व है दोस्तों अहम, ईगो। ईगो में बुद्धि, चेतना व तार्किकता होती है। यह वास्तविकता पर आधारित है। यह अर्ध चेतन मन से जुड़ा है और इसमें व्यक्ति कार्य करने के लिए विचार करता है। इसमें उचित अनुचित का ज्ञान होता है। फ्राइड के अनुसार दोस्तों मनुष्य का अहम तत्व जो है अर्ध चेतन मन है, सेमी कॉन्शियस माइंड है। यह व्यक्ति के विचारों को नियंत्रण कर उसमें अंकुश लगाने का कार्य करता है। ईगो अर्थात जब कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य करने की सोचता है तो उसके मन में एक आंतरिक विचार आते हैं जो उसे उस गलत कार्य को ना करने के लिए उसे प्रेरित करते हैं। इसमें मनुष्य के भीतर दो विचारों की उत्पत्ति होती है, एक साथ हो जाती है और जिसे मानसिक द्वंद्व कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। दोस्तों ये ईगो जो है हमारे अर्ध चेतन मन के अंतर्गत आता है। इसकी प्रवृत्ति मानवतावादी होती है, यानी लोगों को जो करना चाहिए वो करना चाहिए, कुछ इस तरह की प्रवृत्ति होती है। जब कोई व्यक्ति इसमें कोई गलत कार्य करता है तो क्या होता है, मन से आंतरिक विचार आते हैं जो उसे गलत ना करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसमें मनुष्य के भीतर दो विचारों की उत्पत्ति एक साथ हो जाती है। ये दो विचार करें ना करें, करना चाहिए ना करना चाहिए, इसे मानसिक द्वंद्व कहते हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। और तीसरा जो तत्व है दोस्तों, तीसरा जो एलिमेंट है वो सुपर ईगो, बड़ा अहम। बड़ा अहम यानी सुपर ईगो में आदर्शवाद आध्यात्मिक प्रवृत्ति की अवस्था होती है दोस्तों। इसकी प्रवृत्ति कुछ देवत्व प्रकार की होती है। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार बड़ा अहम व्यक्ति के नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है, अर्थात इसमें चेतन मन के समस्त गुणों का समावेश होता है, जिसमें वह स्पष्ट एवं सही निर्णयों के चयन कर
उसमें कार्य करता है। हमने आपको पीछे बताया दोस्तों कि लोग चेतन मन के अंतर्गत जो सुपर ईगो है, सुपर ईगो मॉरल प्रिंसिपल्स पर आधारित होता है, नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होता है, जो हमें बिल्कुल सही दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करते हैं, सुपर ईगो। और जो ईगो है वो हमें कॉन्फ्लिक्ट में डालता है कि करें ना करें। इसमें बुद्धि, तार्किकता, चेतना, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल हो जाता है। और हमारे पास जो ईड है, ईड कहता है जो तुम्हें सुख प्रदान करता हो, यानी जो चीज़ें तुम्हें अच्छा लगता हो वो कर डालो, है ना। इसकी प्रवृत्ति पशु प्रकार की होती है, पशु प्रवृत्ति होती है, यानी अपनी दबी हुई इच्छाओं को भी पूरा करना, यानी सेक्स वगैरह भी इसी में आता है, ईड में ही। आगे देखिए दोस्तों, अभी हमने तत्काल 3 चीज देखा, एक ईड, एक ईगो और तीसरा सुपर ईगो, है ना। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे, और अगर आप समझ रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों का साथ शेयर करना, खुद सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, ये नहीं भूलेंगे दोस्तों। आपके कमेंट ही और लाइक्स ही तो हमें मोटिवेट करते हैं। आगे आइए दोस्तों, आगे सिगमंड फ्रॉइड एक टर्म देते हैं, लिबिडो। कौन सा टर्म? लिबिडो। दोस्तों लिबिडो काम शक्तियों को कहते हैं। ये जो काम करने की जो शक्ति होती है ना, सेक्सुअल पावर, दैट इज नोन एज लिबिडो, जिसमें सुख की अनुभूति होती है। सिगमंड फ्रॉइड अपने सिद्धांत में प्रेम, स्नेह, वो काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहा है। यानी जितनी भी प्रेम संबंधी जो प्रवृत्ति होती है, स्नेह संबंधी प्रवृत्ति होती है, सेक्सुअल रिलेटेड जो हमारा प्रवृत्ति होता है, ये सारा एक शक्ति है, दैट इज नोन एज लिबिडो। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिसका पूर्ण होना आवश्यक है। यदि इन प्रवृत्तियों को दबाया जाता है तो व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है। इसलिए आपके मन में जो चल रहा है दोस्तों, आपके मन में जो चलता है उसे पूरा कर लेना ही जरूरी होता है, लेकिन एक अच्छी तरीके से, है ना, एक मानवीय प्रवृत्ति के अंतर्गत। आगे दोस्तों हम देखते हैं सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ने मनोलैंगिक विकास के कुछ अवस्थाएं दिए हैं, स्टेजेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, इसमें इन्होंने 5 स्टेज दिए हैं दोस्तों, जिसमें एक है मुखावस्था, ओरल स्टेज, ये जन्म से लेकर 1 वर्ष का होता है। दूसरा है गुदा अवस्था, एनाल स्टेज, ये 1 से 2 वर्ष के बीच का होता है। तीसरा है लिंग प्रधाना अवस्था, ये फैलिक स्टेज, 2 से 5 वर्ष के बीच का ये अवस्था है। चौथा है हमारे पास अव्यक्ता अवस्था, लेटेंसी स्टेज, ये 6 से लेकर 12 वर्ष तक के बीच का अवस्था है। अगला है हमारे पास ज्ञानेंद्रिय अवस्था, जेनिटल स्टेज, ये 12 वर्ष के बाद का अवस्था है दोस्तों। ये जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का जो स्टेज है दोस्तों, इसमें बहुत ही टफ टर्म्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन मैं इसे आपके लिए बहुत ही आसान शब्दों में लेकर आया हूँ। सिगमंड फ्रॉइड एक बहुत बड़ा नाम, अगर आप अभी तक आप वीडियो से बने हुए हो तो यानी आप बहुत बड़ा, एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज गेन कर रहे हो। ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। आगे देखिए दोस्तों, ये जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का जो पहला स्टेज है, जिसमें जन्म से लेकर 1 वर्ष का ये स्टेज होता है, ये मनोलैंगिक विकास की पहली अवस्था है। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे इस अवस्था में होते हैं। इस अवस्था में लिबिडो क्षेत्र मुख होता है। कहने का मतलब जो लिबिडो
लिबिडो क्या है? एक पावर है ना? लिबिडो क्या है? एक पावर है। कौन सा पावर? तो जो सेक्स पावर है उसे हम लिबिडो कहते हैं। इसे देखते हैं हम लोग। इस अवस्था में लिबिडो का क्षेत्र कौन सा होता है? यानी जो सेक्सुअल अट्रैक्शन, जो सेक्सुअल जो एरिया होता है वो होता है दोस्तों मुख यानी मुंह, जिसके परिणाम स्वरूप बालक में मुंह यानी मुख से करने वाली क्रियाओं में आनंद की अनुभूति होती है, जैसे काटना। देखते होंगे जो बच्चे 1 साल से कम के होते हैं और उसके मुंह में आप उंगली डालते हैं तो उंगलियों को क्या करते हैं? चूसते हैं, काटते हैं, है ना? ये एक इसी को कहते हैं दोस्तों लिबिडो, यानी जन्म के साथ ही लोग में लिबिडो नामक तत्व आ जाता है। दोस्तों इस अवस्था में व्यक्ति में 2 तरह के व्यक्तित्व विकसित होते हैं। एक मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व यानी ओरल पैसिव पर्सनालिटी। ये पर्सनालिटी कैसा होता है? तो आशावादिता, विश्वास का गुण होता है, जिसमें बच्चे क्या करते हैं? उंगली को चूसते हैं। दूसरा होता है मुखवर्ती या अनुवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व, ओरल एग्रेसिव पर्सनालिटी, है ना? इसमें शोषण, प्रभुत्व, दूसरों को पीड़ा देना, यानी उंगली चूसना नहीं बल्कि इसमें काट लेगा बच्चे। तो ये इसके गुण हैं। फ्राइड ने धूम्रपान को भी लिबिडो की अल्प संतुष्टि माना है, यानी जो मतलब ये जो एक हेवनली फीलिंग है, जो ये जो सेक्स वाली जो फीलिंग होती है, जो हेवनली फीलिंग होती है, इसको अगर कोई चीज़ संतुष्ट कर रहा हो तो वो क्या है? लिबिडो है। दैट इज़ लिबिडो। दूसरा स्टेज है दोस्तों गुदा अवस्था, एनाल स्टेज। ये स्टेज 1 से 2 वर्ष का होता है। इस अवस्था में कामुकता का क्षेत्र अब मुख की जगह गुदा हो जाता है, जिधर से हम मलमूत्र का त्याग करते हैं, जिसके कारण बच्चे मलमूत्र त्यागने या फिर उन्हें रोकने में आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। इस अवस्था में बालक पहली बार अंतःद्वंद की अनुभूति प्राप्त करता है। तीसरा है दोस्तों फैलिक स्टेज, लिंग प्रधान अवस्था। यह अवस्था 2 से 5 वर्ष का होता है। इसमें लिबिडो का स्थान जननेंद्रिय होता है। इस अवस्था में लड़के में मातृ प्रेम की उत्पत्ति होती है, यानी अपने माँ से प्रेम करने लगता है लड़का, ज़्यादा प्रेम लग जाता है, और लड़कियां अपने पितृ प्रेम को उत्पत्ति करती है, यानी अपने पिता से ज़्यादा प्रेम करने लगती है, जिसका कारण फ्राइड कहते हैं कि लड़कों में मातृ मनोग्रंथि, ऑइडिपस कॉम्प्लेक्स, ये सारा टर्म है दोस्तों, और ये टर्म आपको पता होना चाहिए, इसलिए हमने आपके लिए ये सरल शब्दों में प्रस्तुत किया है। तो फ्राइड कहते हैं लड़कों में मातृ मनोग्रंथि के कारण मातृ प्रेम यानी ऑइडिपस कॉम्प्लेक्स के कारण मातृ प्रेम की जागृति होती है, और लड़कियों में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, क्या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स यानी पितृ मनोग्रंथि के कारण लड़कियों में पितृ प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। चौथा स्टेज है दोस्तों अव्यक्ता अवस्था। यह है लेटेंसी स्टेज, 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है ये। इसमें लिबिडो का क्षेत्र अदृश्य हो जाता है। अब इसमें लिबिडो का क्षेत्र दृश्यमान नहीं रहता है, यह प्रत्यक्ष नहीं होता है, लेकिन माना जाता है कि जब सामाजिक कार्यों और हम उम्र के बच्चे, एक जैसे उम्र के बच्चे के साथ खेलकर अदृश्य लिबिडो को संतुष्टि प्राप्त करते हैं। आगे है दोस्तों आगे का जो स्टेज है वो है जननेंद्रिय अवस्था, जेनिटल स्टेज। इस जेनिटल स्टेज 12 वर्ष के बाद की अवस्था को जेनिटल स्टेज कहते हैं। यह मनोलैंगिक अवस्था विकास की जो 5वीं अवस्था है, जिसमें 12 वर्ष के बाद निरंतर चलती रहती है अवस्था। इसमें हार्मोन का निर्माण होने लगता है दोस्तों, जिसके कारण इस अवस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होने लगता है।
हार्मोन निर्माण के कारण ये 12 वर्ष के बाद की अवस्था है। फ्राइड के अनुसार जेंटल स्टेज है ना, जननेंद्रिय अवस्था। तो इस तरह से दोस्तों हमने अभी क्या देखा, सिगमंड फ्रॉइड के 5 साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेज, है ना। आशा कर रहा हूँ कि आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलेंगे, लाइक भी कर लेंगे, कमेंट करना है दोस्तों, ताकि हमें पता चल पाए आप हमसे कितना संतुष्ट हो पा रहे हैं। ये आपका कम्प्लीमेंट, आपका कमेंट हमें अपने वर्क में सुधार करने का अवसर देता है, हमें खुद को समझने का अवसर देता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। एक टर्म दिया है सिगमंड फ्रॉइड ने, स्वमोह, नार्सिज्म, NARCISISM, नार्सिज्म, स्वमोह। फ्रॉइड के अनुसार जब बालक शैशव अवस्था में होता है तो अपने रूप पर मोहित हो जाता है और अपने आप से प्रेम करने लगता है। इस प्रकार इसे हम कहते हैं स्वमोह, नार्सिज्म। नार्सिज्म किशोर अवस्था में सर्वाधिक होता है, खुद से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है जो किशोर होता है। अगर इतने लंबे समय तक आपको फ़ोन पर बने रहने की आदत नहीं है तो आप वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करें, उसके बाद फिर देखें। वीडियो आपका है, चैनल आपका है ना। हमने तो ठान रखा है वीडियो भले ही जितना लंबा हो, इसी में सारी चीज़ों को कवर करना है एक ही पार्ट में, तो इसीलिए आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग। सिगमंड फ्रॉइड 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताए हैं। ये मूल प्रवृत्ति कौन कौन सी है, तो एक जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरी मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति जो है दोस्तों, यह जीने के लिए साधन जुटाने के लिए प्रेरित करती है। यानी ये जो जीवन की मूल प्रवृत्ति है, ये कहती है बेटा जियो, जिंदा रहो, जियो, जितना जी सकते हो जियो। और जीने के लिए ये हमें शारीरिक और मानसिक दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें काम हो गया यानी सेक्स, वासना, है ना, भूख, प्यास, ये सारी चीज़ें शामिल है जो हमें जीने के लिए प्रेरित करती है। और दूसरा होता है मूल यानी मृत्यु मूल प्रवृत्ति। इस प्रवृत्ति को घृणा मूल प्रवृत्ति भी कहा जाता है। इसका संबंध विनाश से है। जो मूल प्रवृत्ति जीवन मूल प्रवृत्ति के विपरीत कार्य करती है। इसमें व्यक्ति आक्रामक और विध्वंसक कार्य करता है। इसे फ्रॉइड ने थैनाटोस कहा है, थैनाटोस। तो अभी हमने क्या देखा दोस्तों, प्रवृत्ति की 2 अवस्था यानी मूल प्रवृत्ति की 2 अवस्था। इससे पहले हमने देखा था दोस्तों चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन के बारे में। सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि जैसे बर्फ को अगर पानी में डाला जाए तो उसका 90% भाग पानी में होता है और 10% भाग बाहर रहता है, उसी तरह हमारे मन का जो चेतन मन है वो 10% जो सामने होता है काम करता है, बाकी का अचेतन मन 90% भाग है जो क्या होता है अंदर होता है। जिस तरह से पानी के अंदर बर्फ होता है 90%। हमने इससे पहले ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि को भी देखा था दोस्तों। ओडिपस जो ग्रंथि था उसके कारण लड़का अपने माता से अधिक प्यार करते और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के वजह से क्या है लड़कियां अपने पिता से अधिक प्यार करती है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों सिगमंड फ्रॉइड एक बहुत बड़ा नाम। सिगमंड फ्रॉइड के सभी विचार बेहद महत्वपूर्ण इकाई के रूप में देखा जाता है, परंतु फ्रॉइड के अनुसार व्यक्ति का अचेतन मन सभी प्रकार के चेतन
या अर्धचेतन मन सारे को नियंत्रित करता है, यानी अचेतन मन ही सभी प्रकार के मन का जड़ है और वह इसको सबसे महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। अतः व्यक्ति का अचेतन मन ही सर्वश्रेष्ठ है। सिगमंड फ्रॉइड एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी मृत्यु के बाद ज़्यादा प्रसिद्ध हुए और इनके विचार के क्षेत्र में व्यापकता आई। सिगमंड फ्रॉइड मनोविज्ञान के प्रणेता होने के साथ साथ एक दार्शनिक और दूरदर्शी भी थे। ये था सिगमंड फ्रॉइड और सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिए गए कुछ बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत जो आज के समाज की नींव रखता है, आज के चिकित्सा की नींव रखता है। ये थे सिगमंड फ्रॉइड और सिगमंड फ्रॉइड के विचार। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो सीरीज बहुत ज़्यादा पसंद आया हो, और आपको अगर बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ फैलाएं। इसी वाणी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आपका रुपेश आपको बहुत धन्यवाद करता है। Hello, a very warm greetings to you friend. Today, this time, you are at a junction where everything gets together. You are with Sri Rupesh Kumar at the open platform of Edu Junction family where we make learning fun. If you also want to enjoy learning, then don't forget to share, subscribe and like the channel. Thank you. Best wishes for your career ahead.